हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो हम काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं, ठीक होली के बाद ही मिल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबकी होली बहुत ही अच्छी रही होगी। तो अब वापस आते हैं अपने डीएनए पे, डेली न्यूज़ एनालिसिस पे। तो जो आज की न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आज हम 1 तारीख की न्यूज़, 2 तारीख की न्यूज़, 3 तारीख की न्यूज़ और 4 तारीख की न्यूज़ क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और 5 तारीख को क्या होता है, अखबार आया नहीं है क्योंकि होली की छुट्टी होती है, ठीक है। तो 5 तारीख को अखबार आता नहीं है। तो जो 6 तारीख मतलब जो आज की न्यूज़ होगी और जो 7 तारीख की न्यूज़ होगी वो कल 7 तारीख को ही क्या होगी, आएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, न्यूज़ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो वो हम क्या नहीं कर पाएंगे, उसे पचा नहीं पाएंगे उन न्यूज़ों को। तो उनको अगर हम अलग से कल कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, हम तो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है, यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं हमारे, उनको देखेंगे। 3 क्वेश्चन थे हमारे, उनको देखेंगे, ठीक है। फिर वन लाइनर न्यूज़ एज कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। फिर एक न्यूज़ है कि उत्तराखंड में हरित अर्थव्यवस्था और कृषि नवाचार। तो ये आपके प्रीलिम्स वाले एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और मेंस में भी ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आप इसको सीधे सीधे जीएस पेपर 6 उत्तराखंड के जो इकोनॉमी वाला पार्ट है उससे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। फिर जो अगला टॉपिक आता है वो बायलैटरल रिलेशन इंडिया के कैसे हैं, जैसे कनाडा के साथ। तो इसके साथ भारत ने क्या करा है, यूरेनियम के बारे में बात करी है। मतलब हम यूरेनियम कहाँ से लेंगे, हम कनाडा से लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है हमारे लिए। प्रीलिम्स में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में मेंस में जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये टॉपिक क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जो 5वीं न्यूज़ है वो बोत्सवाना से रिलेटेड है, और ऑब्वियसली बात है, हम इसको पहले ही पढ़ चुके थे कि यहाँ से हमने क्या मंगाए हैं, चीते मंगाए हैं, ठीक है। हमने पिछले जो लेक्चर है, जो लास्ट लेक्चर है, उसमें पढ़े थे कि 8 चीते आएंगे मतलब, लेकिन आए कितने हैं, 9 चीते आएंगे। मतलब इसमें से भी क्या है, इसमें क्या है, 5 तो फीमेल चीते हैं, ठीक है, और 3 क्या है, सॉरी 6 इसमें फीमेल चीते हैं और 3 इसमें क्या है, मेल चीते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, एक प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, ठीक है। आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि चीता परियोजना क्या है, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चीता परियोजना क्या है। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि चीता परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है बिग कैट अलायंस के बारे में, ठीक है। वो भी इन्हीं प्रजातियों के मेल से बना हुआ है, बिग कैट अलायंस। वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए भी वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं, अगली एक न्यूज़ आई थी, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड एक न्यूज़ थी। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बताया गया है कि भारत में जो ये ब्रेस्ट कैंसर है, ये दूसरे नंबर पे, मतलब भारत दूसरे नंबर पर है ब्रेस्ट कैंसर में। पहले नंबर पर कौन है, चाइना है। कौन है, चाइना है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके सीधे सीधे प्रीलिम्स वाले पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप मेंस में देखें तो मेंस में क्या है, जीएस पेपर 3 के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर एक ब्लू मून की घटना हुई थी। ब्लू मून की जो घटना हुई थी, इसकी वजह से आपकी जो कुछ होली थी, कहीं ये पहले मनाई गई, कहीं ये बाद में मनाई गई, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से। और अगर आप इसको प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से देखते हैं तो यहाँ पर आपको जैसे चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी मिल सकती है, ठीक है। बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप इसको मेंस के परस्पेक्टिव से देखते हैं तो ये सीधे सीधे जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी से क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। फिर जो ये अगला टॉपिक है, ये भारत टैक्सी है, और ओला और ऊबर, इन दोनों को टक्कर देने के लिए भारत सरकार ने क्या करी है, भारत टैक्सी जैसी सर्विसेज क्या करना चाहा है, स्टार्ट करी है मतलब, ठीक है। तो ये आपके क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। साथ में मेंस में जीएस पेपर 3 के लिए बड़ा ही क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जीएस पेपर 3 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरव्यू के लिए भी एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, ठीक है, कि कैसे हम जो अपने गिग वर्कर्स हैं उनको हम कैसे क्या कर रहे हैं, उनकी मतलब जो उनकी जॉब है उसको और सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है, गिग वर्कर की अवधारणा, ठीक है। ये आपको कहाँ पर बतानी है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि गिग वर्कर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक।
तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें या फिर इंटरव्यू की भी बात करें। ठीक है, फिर एक वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस डे मनाया गया था। ठीक है, ठीक है, तो ये इसकी एक रिपोर्ट आई है 2026 में। तो यहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ओबेसिटी तो आपको पता ही है, मोटापा, ये भारत के जो युवा हैं उनमें एक क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ये। ठीक, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए भी क्या है, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस पूरे इन दिनों में जो अब आजकल की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ईरान, इजराइल और अमेरिका को लेके है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा मैप के तरीके से जानेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, प्रीलिम्स और मेंस में। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस में कौन कौन से यहाँ पर ऑपरेशन चलाए हैं। ठीक है, जैसे फ्यूरी ऑपरेशन किसका है, ये अपना अमेरिका का है। ठीक है, रोर ऑफ द लॉयन किसका है, ये इजराइल का है। तो ऐसे हम इनको क्या करेंगे, इनको हम प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से पूरा देख लेंगे, साथ में इसको थोड़ा मैप के एस्पेक्ट से भी क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, टारगेट UKPSC के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, वहां पर आपको ये PDF की जानकारी पूर्ण तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे एक इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है जो हमने लास्ट DNA करा होगा, उसके जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा किस धाम को केदारनाथ धाम की तर्ज पर विकसित करने और उसे एक प्रमुख धार्मिक और साहसिक पर्यटन हब जैसे राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग बनाने की घोषणा करी गई है। तो वो कौन था, पूर्णागिरि धाम था। ठीक है, ये चंपावत में क्या है, मंदिर है। ठीक है, चंपावत में मंदिर है और इसको क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको धार्मिक और साहसिक पर्यटन हब बनाने की और क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो पॉश एक्ट के बारे में था। तो पॉश एक्ट में क्या बोला गया है कि जो ICC का गठन होता है उसके लिए न्यूनतम कितने कर्मचारी होने आवश्यक हैं। तो उसके लिए कितने कर्मचारी होने आवश्यक हैं, 10 कर्मचारी न्यूनतम होने आवश्यक हैं। ठीक है, तो ये भी हमने बड़े डिटेल में पढ़ा था पॉश एक्ट के बारे में। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन था वो था GDP से रिलेटेड, और GDP का क्या हुआ है, बेस ईयर चेंज हुआ है। GDP का जो बेस ईयर है वो चेंज होकर अब क्या हो गया है, 22-23 हो चुका है। ठीक है, GDP का पुराना बेस ईयर क्या था, पुराना बेस ईयर क्या था। ठीक है, पुराना बेस ईयर क्या था, ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने लास्ट DNA में क्या किया था, कवर किया था। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको एक बार फिर से आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ गई होंगी, मतलब रिवीजन बेस पे आ गई होंगी। तो जो पहली न्यूज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, तो ये क्या न्यूज़ थी कि उत्तराखंड में आयोजित वसंतोत्सव जो 2026 था वो मनाया गया, और इसमें उत्तराखंड की हरित अर्थव्यवस्था जो ग्रीन इकोनॉमी है इस पे बात करी गई। ठीक है, जो कृषि नवाचार है, मतलब जो एग्रीकल्चर इनोवेशन है, इस पे बात की गई, और जो सरकार के द्वारा विभिन्न कृषि नीतियाँ, ठीक है, या उद्यान नीतियाँ बनाई गई हैं, जैसे समग्र पुष्प नीति हो गई, सेब नीति हो गई, जो कीवी नीति हो गई, ड्रैगन फ्रूट नीति हो गई। ठीक है, और ऐसे ही कई नीतियों के बारे में इसमें जिक्र है। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पास जब मेंस का क्वेश्चन आता है ना, मेंस का क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे, पर जब मेंस का क्वेश्चन आता है तो यही तो पूछता है कि सरकार उत्तराखंड को हरित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी योजनाएं क्या कर रही हैं, इंट्रोड्यूस कर रही हैं, मतलब ला रही हैं। तो आपको ये सभी तो लिखनी है वहाँ पर, समग्र पुष्प नीति कौन लाया, सरकार लाई, सेब नीति कौन लाई, सरकार लाई। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट नीति कौन लाई, ये अपनी सरकार लाई, जो कीवी नीति है वो कौन लाई, वो सरकार लाई। तो आपको ऐसे छोटे छोटे स्टेप को वहाँ पर क्या करना है, अपने एग्जाम में क्या करना है, राइट डाउन करना है, मतलब लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्या है, टॉपिक है। ठीक है, तो राज्य के उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित भी किया गया है यहाँ पर। तो ये कुछ यहाँ पर क्या है, प्रीलिम्स के फैक्ट हैं। अब प्रीलिम्स के फैक्ट को हम बड़ी डिटेल मतलब ध्यान से देखेंगे, ये आपके प्रीलिम्स पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये आयोजन कब हुआ था, तो वसंतोत्सव है जो 2026 का आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च तक लोक भवन देहरादून में किया गया। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि लोक भवन का पुराना नाम क्या था। ठीक है, किसका नाम चेंज करके क्या बनाया गया है, लोक भवन बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है इस बार प्रीलिम्स में। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या मिला था, एक उत्कृष्ट महिला किसान अवार्ड मिला है, वो किन्हें मिला है, राधा राणा जी को मिला है। और जब भी महिला सशक्तिकरण पर कोई टॉपिक आता है, महिला सशक्तिकरण पर टॉपिक आता है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर टॉपिक आता है, तो वहां पर आप इनका नाम क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। या कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कृषि में महिलाओं की क्या भूमिका है, कृषि में महिलाओं की क्या भूमिका है, तो आप वहां पर इस पुरस्कार का क्या दे सकते हैं, हवाला दे सकते हैं, और इनका नाम वहां पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, एक हस्ती है।
आपको इनको याद रखना है। फिर सर्वश्रेष्ठ किसान गवर्नर्स अवार्ड किन्हें मिला है? तो दीपक गढ़िया जी को मिला है। ये कहाँ से रिलेटेड है? तो ये बागेश्वर से रिलेटेड है। फिर स्टार्टअप और नवाचार के लिए किन्हें युवा कृषक पुरस्कार मिला है? तो देवेंद्र सिंह चौहान जी हैं। ये कहाँ के हैं? टिहरी के हैं। तो इन्हें क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। ठीक है। फिर सरकारी नीतियाँ और डेटा भी है इसमें कुछ। तो राज्य में 656 हेक्टेयर में फूलों की व्यावसायिक खेती हो रही है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 80% तक की इसमें क्या दी जा रही है? सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी क्या है, एक फसल है, फूलों की फसल। ठीक है। हमारे यहाँ पर 4 धाम यात्राएं होती हैं, इतने सारे मेलों का आयोजन होता है, वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की हम बात करते हैं उत्तराखंड को। ठीक है। तो वहाँ पर जो भी हमारे क्या है, जो भी हमारे टूरिज्म वाले क्षेत्र हैं, साथ साथ कौन सा वाला टूरिज्म? जो हमारा क्या है, जो अपना ये मंदिरों वाला टूरिज्म है। ठीक है। या हमारा पूजा वाला टूरिज्म है। ठीक। तो यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? फूलों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी क्या हो सकता है? किसानों की आय दुगनी करने के लिए। ठीक है। जो सरकार के प्रयास हैं वो यहाँ पर साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको क्या करनी है, अपने पास संभाल के रखनी है। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा मेंस के एस्पेक्ट से देखते हैं तो जो अपना जीएस पेपर क्या है, 5 है, उत्तराखंड के जो क्या है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात है। ठीक है। जीएस पेपर 5 की बात है। वहाँ पर आप इसको सीधे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और निबंध में जैसे महिला सशक्तिकरण पर निबंध आता है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जैसे राधा राणा जी का आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे पहाड़ की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान कैसा है। ठीक है। या महिला सशक्तिकरण पर निबंध आते हैं तो वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर कहीं आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि क्या उत्तराखंड में पलायन की समस्या और उसके समाधान पर कोई क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर आप हॉर्टिकल्चर के बारे में बता सकते हैं, बागवानी के बारे में बता सकते हैं। जो नई नीतियां जैसे मिलेट मिशन हो गया, एप्पल नीति हो गई, कीवी मिशन हो गया, इसका भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ पर क्या किसकी बात हो, ऐसे की बात हो। और वहाँ पर आप बता सकते हैं कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड का ये क्या बन रही है, आधार बन रही है। ठीक। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर जीएस पेपर 5 में इसको आप कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो? तो कृषि और बागवानी पे अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप एज ए एग्जाम्पल की तरीके से क्या बता सकते हैं कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है, 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सरकार ने। किसके लिए? एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए। ठीक है। कैसे? मतलब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या हो, किसानों की आय और दुगनी हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये आप वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हरित अर्थव्यवस्था की बात करें या ग्रीन इकोनॉमी की बात करें, तो राज्य में ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए समग्र पुष्प नीति हो गई, सेब की नई नीति हो गई, है ना, नई सेब नीति हो गई, कीवी नीति हो गई, स्टेट मिलेट मिशन हो गया, ड्रैगन फ्रूट नीति हो गई। ये सारी की सारी कौन कर रही है? सरकार के द्वारा ये क्या किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। किसके लिए भाई? हरित अर्थव्यवस्था के लिए। अब देखो एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और भी बोलूँगा यहाँ पर। ठीक है। हम जब भी नई सेब की नीति पढ़ते हैं या सेब नीति पढ़ते हैं, तो आजकल जो हमने लास्ट जो 2-3 महीने के लास्ट डीएनए करे हैं हमने, वहाँ पर हमने बहुत सारी अवधारणा पढ़ी। जैसे चिलिंग आवर की अवधारणा पढ़ी, ये आपके पेपर में आ सकता है, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है। ठीक है। चिलिंग आवर्स की अवधारणा पढ़ी, ये आप मुझे कहाँ पर बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर हमने न्यूजीलैंड के साथ एफटीए पढ़ा, न्यूजीलैंड के साथ एफटीए पढ़ा। वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर क्या दिया गया था, जो न्यूजीलैंड के सेब हैं उनको हम किस में नहीं लेंगे, उनको हम टैरिफ में नहीं लेंगे। तो मतलब उन पे कोई कर नहीं लगेगा, तो वो भारतीय बाजार में इजीली आ जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या हुआ था कि जो हमारी सेब नीति है या सेब उत्पादन है, वहाँ पर उत्तराखंड को क्या हो सकता है कि निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, मतलब कॉम्पिटिशन मिलेगा, कुल मिला के ये बात है। फिर हमने एक और न्यूज़ पढ़ी थी कि जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है। जम्मू कश्मीर हो गया या हिमाचल हो गया, यहाँ पर क्या है, उत्पादन ज़्यादा है। किसका? सेब का उत्पादन क्या है, बहुत ज़्यादा है। कंपेयर किसके? कि उत्तराखंड के सेब उत्पादन से इन दोनों राज्यों में क्या है, सेब उत्पादन ज़्यादा है। तो वो भी क्या करती है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सेब नीति को क्या देती है, चुनौती देती है। ठीक है। ये सब चीज़ें हम डीएनए में पढ़ चुके हैं। तो आपको मुझे इस सब चीज़ के बारे में बताना है। जैसे चिलिंग आवर की अवधारणा क्या होती है, ये आपको मुझे बताना है, कितने दिन की होती है, कितने घंटे की होती है, ये सारी चीज़ें बताना है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है चिलिंग आवर सेब की खेती के लिए, ये सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके रिवीजन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप इसमें कृषि में नवाचार की बात करते हैं, इनोवेशन इन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप सीधा इनका नाम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं कि इनका नाम देवेंद्र सिंह चौहान जी का नाम। केस स्टडी बना सकते हैं वहाँ पर आप, या उदाहरण के तरीके से दे सकते हैं कि कैसे युवा स्टार्टअप के माध्यम से कृषि में क्या किया जा रहा है, नवाचार किया जा रहा है, जो किसको रोकते हैं, माइग्रेशन को रोकते हैं, जो पलायन को रोकने में मददगार हैं। ठीक है। और रिवर्स माइग्रेशन, यह भी हम लगातार पढ़ रहे हैं। रिवर माइग्रेशन क्या होता है भाई, जो लोग क्या कर चुके हैं, रोजगार के लिए क्या कर चुके हैं, राज्य से बाहर जा चुके हैं। ठीक है। दिल्ली हो गया,
जो गुड़गांव होंगे वहाँ पर क्या करते हैं, हमारे राज्य के लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर में ही जब उत्पादन बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, वापस आएंगे, क्या करेंगे, वापस आएंगे, और उससे क्या होगा, रिवर्स माइग्रेशन होगा। जब रिवर्स माइग्रेशन होगा तो जो घोस्ट विलेजेस की अवधारणा है, जो घोस्ट विलेजेस की अवधारणा है वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। जो घोस्ट विलेजेस लगातार देखने को मिल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक अवधारणा आई घोस्ट विलेज की, ठीक है, घोस्ट विलेज की। तो आपको मुझे बताना है कि उत्तराखंड में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा घोस्ट विलेजेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर क्या मिलते हैं, सबसे ज़्यादा घोस्ट विलेजेस देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी पहली न्यूज़ थी, मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में पूर्ण तरीके से आई होगी, ठीक है, पूर्ण तरीके से आई हुई। अब हम बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो बोत्सवाना टू इंडिया कूनो पार्क एड्स 9 मोर चीताज, तो क्या हो चुके हैं, 9 और चीता जुड़ चुके हैं, कहाँ पर, कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चीता के तीसरे चरण के तहत बोत्सवाना से 9 अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या अब कितनी हो चुकी है, 48 हो चुकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीसरा चरण लिखा है, तो मतलब पहले चरण में कहाँ से लाए थे भाई, पहले चरण से लाए थे हम नामीबिया से लाए थे, फिर दूसरे चरण से लाए थे हम किससे, साउथ अफ्रीका से लाए थे, और तीसरा किससे लाए भाई, बोत्सवाना से लाए, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ था, तो 17 सितंबर 2022 को क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था, ठीक, ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था। तो ये अब आपके पेपर में कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कहाँ से लाए गए, तो बोत्सवाना से लाए गए। अब बोत्सवाना के राष्ट्रपति भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो डूमा गिदोन बोको क्या है, बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और यहाँ कब ये करार हुआ था, मतलब कब ये बात हुई थी कि हम बोत्सवाना से चीते लाएंगे, तो नवंबर 2025 को क्या हुई थी, ये बात हुई थी, ये समझौता हुआ था, ठीक है। एक फैक्ट ये हो जाता है। फिर कहाँ छोड़े गए, तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अब आपको मुझे बताना है कि मध्य प्रदेश में और कौन से नेशनल पार्क हैं, ठीक है, और कौन से नेशनल पार्क हैं, वो सारी डिटेल आपको कहाँ पर डालनी है, कमेंट सेक्शन में डालनी है, ठीक है। कितने चीते लाए गए, तो 9 चीते लाए गए, जिसमें से 6 तो फीमेल चीते हैं, 3 क्या है, मेल चीते हैं, ठीक है। या भारत में चीतों का कौन सा बैच है, तो तीसरा बैच है, ठीक है। तो भारत में चीतों की कुल संख्या क्या हो चुकी है, 48 हो चुकी है, जिसमें से 29 जो नए चीतों ने जो जन्म लिया वो भी क्या है, इसमें इंक्लूड है, ठीक है। पुराने बैच रिवीजन के लिए देख लेते हैं। वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। पहला नामीबिया से आया था, 17 सितंबर 2022 को आया था। इसमें कितने चीते आए थे, 8 चीते आए थे। दूसरा बैच कब आया, कहाँ से आया था, दक्षिण अफ्रीका से आया था, फरवरी 2023 में आया था। इसमें कितने चीते आए थे भाई, 12 चीते लाए गए थे, ठीक है। अब जो तीसरा बैच आया है, ठीक है, ये अभी आया है 2026 में, फरवरी में आया है, ठीक है। तो यहाँ से कितने चीते आए हैं भाई, 9 चीते आए हैं, 9 अफ्रीकी चीते आए हैं। और कौन से आए, तो C-17 ग्लोब मास्टर विमान में आए हैं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ छोड़ा गया इनको, तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। अब आप इसको अगर मेंस में कनेक्ट करना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है, सीधे आप इसमें कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, GS पेपर 3 में इसको सीधे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे। यहाँ पर गलती से 7 लिखा है, यहाँ पर कितना है, GS पेपर 3 है, ठीक है। और जब भी आप निबंध की बात करें तो वहाँ पर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली तरीके से जोड़ सकते हैं। अब GS पेपर 3 में कहाँ पर जोड़ोगे आप, जब भी आपके पास बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात आती है तो वहाँ पर आप बता सकते हो कि कैसे, कि जो लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं भारत में, जो वन्य संरक्षण या लुप्तप्राय क्या है प्रजातियाँ हैं, उनके पुनर्वास के लिए कैसी सरकार क्या चला रही है, लगातार कुछ योजनाएं चला रही है, जैसे प्रोजेक्ट चीता। और ये कैसी योजना है, एक सफल योजना है। ये कैसी योजना है, एक सफल योजना है, क्योंकि जो भारतीय चीते थे वो कब विलुप्त हो चुके थे, 1952 में विलुप्त हो चुके थे। और अब 2022 के बाद अब 2026 में कितने चीते हो चुके हैं भारत में, तो 48 चीते हो चुके हैं। तो ये एक सफल योजना है, मतलब, ठीक है। तो इससे क्या बढ़ेगी भाई, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। इकोसिस्टम बैलेंस होगा, क्योंकि क्या है, चीता एक क्या है, कीस्टोन स्पीसीज है। अब आपको मुझे कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि कीस्टोन स्पीसीज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बताने का मैं भी आपको बता दूं, लेकिन जब आप इसको गूगल करेंगे ना तो तब ये ऐसी चीजें तब लंबे टाइम तक याद होती हैं आपको, ठीक है। तो कीस्टोन प्रजाति क्या होती है, ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। इनके पुनर्वास से घास के मैदानों में पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने और फूड चेन को संतुलित करने में के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। इकोसिस्टम बैलेंस ऐसा ही होता है, ठीक। फिर यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देखने को मिल रहा है कि कैसे 2 गवर्नमेंट के बीच में क्या हो रहा है, एग्रीमेंट किया जा रहा है, जैसे नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना,
यहाँ पर सरकार ने क्या करा है, वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या कर रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट का क्या है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और ऐसे क्वेश्चन कई बार आ सकते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट वन्य जीव संरक्षण में कैसे मददगार है। तो वहाँ पर आप सीधे सीधे तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसे जो नीतियाँ हैं, जो जैसे ऐसे जो प्रोजेक्ट चीता जैसे क्या है योजना है, वहाँ पर आप इसका क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चनिंग में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा उत्तराखंड है ना, वो ऐसी चीज़ों के लिए, जैसे वन्य जीव संरक्षण के लिए हो गया, नेशनल पार्क के लिए हो गया, प्राकृतिक वनस्पति हो गया, यहाँ के लिए बड़ा ही रिच माना जाता है। तो जब वो रिच माना जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भारत टैक्सी से संबंधित। ठीक है, भारत टैक्सी से संबंधित। अब ये जो ये आर्टिकल है ना, ये हिंदुस्तान का है। किसका है, हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का ये आर्टिकल है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये वाला आर्टिकल होता है ना, यहाँ पर एक तरफ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, एक तरफ होते हैं निगेटिव एस्पेक्ट। तो ये हमारे ब्रेन के लिए या हमारे दिमाग के लिए क्या आता है, एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करता है हमारे अंदर, ऐसा जो आर्टिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि जो भारत टैक्सी है, भारत टैक्सी देश का पहला सरकार समर्थित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है जो सहकारिता मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य ओला और उबर जैसी प्राइवेट कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ना है, यात्रियों को सस्ती सेवा देना और ड्राइवरों को शोषण से बचाना है। ठीक है, अब अगर आपको मैं इसमें दिक्कतें बताऊंगा ना, तो आप मुझे सीधे तरीके से बता सकते हैं। एक तो जो सरकारी ऐप होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। ठीक है, पहले तो सरकारी क्या होते हैं, वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होते। ठीक है, एक तो ये बड़ी समस्या है। ठीक है, कई बार इसमें क्या होता है कि ये लिमिटेड एरियाज़ में होते हैं। अब जैसे BSNL भी एक सरकारी कंपनी है भाई, एक BSNL एक सरकारी कंपनी। अब देखो BSNL क्या करता है, बहुत ही लिमिटेड एरिया में काम करता है। ठीक है, वो अपग्रेड भी बहुत देर से होता है। ठीक है, अब चाहे वो कितना भी सस्ता क्यों ना हो। ठीक है, एक जैसे आप जियो की बात करें, जियो क्या है, हर कोने कोने पे नेटवर्क देता है। ठीक है, जियो हर कोने पे नेटवर्क देता है, एयरटेल हर कोने पे नेटवर्क देता है। ठीक है, साथ में उसमें जैसे कॉलिंग फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही हाई क्वालिटी है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ है वो थोड़ा और स्पीड वाली है। तो वैसे ही दिक्कतें यहाँ पर भी हैं। तो आपको जब भी आपके दिमाग में ये आए ना कि जो भी मॉडल सहकारिता मॉडल पे होगा, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर सहकारिता मॉडल ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई कोई अगर कहीं पर कोई नई नीति बनती है तो आप उसको ठीक BSNL के से कनेक्ट करके और उसकी वही दिक्कतें वहाँ पर आप पेस्ट कर दो। ठीक है, लगभग वही दिक्कतें आपको हर जगह में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं। ठीक है, कीवर्ड्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सहकारिता मॉडल, तो ये क्या होता है सहकारिता मॉडल, यहाँ पर आया था ना सहकारिता मॉडल, कोऑपरेटिव मॉडल। तो इसको देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो बहुत लोगों को समझ नहीं आता होगा कि कोऑपरेटिव सहकारिता मॉडल क्या होता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी एक अप्रोच है। ठीक है, यह एक ऐसा आर्थिक मॉडल है जहाँ व्यवसाय का स्वामित्व और नियंत्रण उसके सदस्यों के पास होता है। ठीक है, मतलब जो ड्राइवर हैं, जैसे इस मामले में क्या है, ड्राइवर हैं, तो जो उसमें क्या है, उनके पास पूर्ण तरीके से स्वामित्व और नियंत्रण किसके पास है, सीधे के सीधे ड्राइवर के पास है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि सदस्यों का कल्याण और सेवा प्रदान करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इसका मेन मोटिव, सरकार अगर कोई भी ऐसे कदम उठाती है तो उसका मुनाफा कमाना क्या नहीं होता, मुनाफा कमाना कोई एम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जो सदस्य हैं, जो ड्राइवर हैं, उनके कल्याण और सेवा, उन्हें कल्याण और सेवा क्या करना, प्रदान करना। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अमूल डेयरी। अमूल डेयरी है जो दूध की मतलब जो दूध है ना अमूल वाला, वो क्या है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, तो एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर सारथी की बात करिए, तो सारथी क्या है, भारत टैक्सी में ड्राइवरों को ड्राइवर न कहकर क्या बोला जाएगा, सारथी बोला जाएगा। यह उन्हें समाज में सम्मान और गरिमा मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर दिलाने का प्रयास है। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे आप किसी को ड्राइवर बोलोगे तो वो ऑफेंस हो सकता है इस बात से। ठीक है, तो यहाँ पर आप ड्राइवर शब्द को हटाकर क्या बोला जाएगा, उन्हें सारथी बोला जाएगा। ठीक है, फिर गिग वर्कर्स, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवर इसी श्रेणी में आते हैं। इनके पास सामाजिक सुरक्षा और निश्चित आय का अभाव होता है। भारत टैक्सी उनके कल्याण की दिशा में क्या है, कदम है। ठीक है, तो गिग वर्कर्स आपको पता ही होगा कि गिग वर्कर क्या होते हैं, जो डेली वेजेस पे क्या करते हैं, काम करते हैं, जो डेली वेजेस पे क्या करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, गिग वर्कर कहते हैं। फिर सर्ज
प्राइसिंग क्या होता है, सर्ज प्राइसिंग क्या है कि पीक आवर्स में, भीड़ भाड़ वाले समय में जब प्राइवेट कैब कंपनियां क्या कर देती है, किराए बढ़ा देती हैं, पर भारत टैक्सी जो करेगी वहाँ पर क्या करेगी, सर्ज प्राइसिंग नहीं करेगी। मतलब यहाँ पर सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी। मतलब सर्ज प्राइसिंग मतलब कि इतना फ्लक्चुएट नहीं होगा इसमें, ठीक है। जैसे क्या होता है कि ऑफिस आवर्स जब कभी आप देखोगे ना, दिल्ली जैसे दिल्ली हो गया, तो यहाँ पर जैसे ही ऑफिस आवर्स शुरू होता है, एक तो शुरू सुबह का टाइम, एक सब क्या खत्म होने का टाइम, तो यहाँ पर एकदम से क्या होता है, ओला उबर में वो रुपए एकदम से क्या हो जाते हैं, किराया क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। वैसे ही देखो, जैसे आप क्या करोगे, एंड्रॉयड या iOS मतलब जो एप्पल वाला फ़ोन होता है, वहाँ से अगर आप क्या करोगे, कोई टैक्सी बुक करोगे तो उसमें किराया महंगा बताएगा, एंड्रॉयड वाले में सस्ता बताएगा। तो ये सारी चीज़ें ना हो उसके लिए क्या बनाया जा रहा है, ये भारत टैक्सी, ठीक है, भारत टैक्सी क्या करा जा रहा है, मॉडल शुरू किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके प्रो क्या है, मतलब सकारात्मक पॉजिटिव पॉइंट्स इसके क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शोषण से मुक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट है शोषण से मुक्ति। वर्तमान में प्राइवेट ऐप ड्राइवरों से 30 से 40% क्या लिया जाता है, कमीशन लिया जाता है। भारत टैक्सी में सारथियों का कोई कमीशन नहीं, कोई कमीशन इनको देना नहीं होगा, और इनकी आय में क्या होगी भाई, सीधे सीधे वृद्धि होगी। दूसरा है अमूल जैसी क्रांति, जिस तरह सहकारिता मॉडल ने अमूल के जरिए दुग्ध उत्पादन में क्रांति ला दी, उसी तरह सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य ड्राइवरों और छोटे कामगारों को सशक्त बनाना है, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा है यात्रियों को फायदा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने पीक आवर की बात करी, तो वहाँ पर नो सर्ज प्राइसिंग हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पर मतलब जो भारत टैक्सी के प्राइसेस होंगे वो एक जैसे होंगे, तो वहाँ पर भी यात्रियों को क्या होगा, फायदा होगा। फिर तीसरी चीज़ है पारदर्शिता और गरिमा, इससे ड्राइवरों को सम्मानजनक कमाई और व्यवसाय में पारदर्शिता मिलेगी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर भविष्य का लक्ष्य रखा गया, अभी तो इसको कहाँ पर शुरू किया गया है, केवल 20 शहरों में शुरू किया गया है, जैसे दिल्ली हो गया, गुजरात जैसे शुरू स्टार्टिंग वाले एरिया है। लेकिन 2030 तक 1 लाख से अधिक गाड़ियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, किसमें, भारत टैक्सी में, ठीक है। तो ये इसके क्या है, प्रोज है, मतलब ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है किराया अधिक होना, किराया अधिक होना इसका, ठीक है। कई जगहों पर इसका किराया अन्य कैब सेवाओं जैसे ओला उबर से भी महंगा दिखाया गया है, लगभग 2 गुना भी है, ठीक है, जो यात्रियों को दूर कर रहा है। इससे जो यहाँ पर यात्री क्या कर रहे हैं, बुकिंग भी इसमें कम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है तकनीकी खामियां हैं इसमें, टेक्निकल ग्लिच है इसमें, ठीक है। ऐप यूज़र फ्रेंडली नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इनका जो ऐप है वो क्या है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है। दूसरी क्या है कि बुकिंगों में दिक्कत आ रही है, और तकनीकी गड़बड़ी के कारण ड्राइवरों के भुगतान में देरी हो रही है, तो ये भी एक क्या है, बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। फिर प्रचार प्रसार की कमी, पर्याप्त मार्केटिंग न होने के कारण ड्राइवरों को जो सवारियाँ हैं वो कम मिल रही हैं। अब जब ना देखो, जैसे ड्राइवरों को यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है कि पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, ठीक है, और ड्राइवरों को क्या मिल रही है, सवारियां कम मिल रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो किराया क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जटिल रेवेन्यू मॉडल, कुल कमाई का 20% हिस्सा कोऑपरेटिव कैपिटल पूंजी के रूप में भारत टैक्सी के खाते में जमा किया जाएगा, और 80% सारथी को मिलेगा। इससे ड्राइवरों में उलझन है, और उन्हें लगता है कि उनकी तुरंत होने वाली जो कमाई है, इन हैंड कमाई है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हमने यहाँ पर पढ़े पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर पढ़े हमने पॉजिटिव पॉइंट, और यहाँ पर पढ़ दिए हमने नेगेटिव पॉइंट। तो अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके हिसाब से जो ये मॉडल है, मतलब देखो, मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ना ऐसी जागरूकता आ जाए कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ो ना, तो आप अपने विचार भी वहाँ पर बता सको, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये डीएनए, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि ताकि आपके विचार भी उसमें आ जाएं, ठीक है। तो आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना कि आपको क्या लगता है कि भारत टैक्सी जैसा जो हम क्या कर रहे हैं, सहकारिता मॉडल आधारित जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप भी कहेंगे इसको अभी, ठीक है, जो हम ये लॉन्च कर रहे हैं, क्या ये भारत जैसे मार्केट में काम करेगा। देखो, इसमें 2-3 फैक्टर याद रखना। एक तो डेमोग्राफी डिविडेंड, मतलब जो हमारा जनसंख्या है वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। दूसरा, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि ये सीमित शहरों में है अभी शुरू, ठीक है, बाद में ये और शहरों में बढ़ेगी, तो वहाँ पर ये फायदा देगी या नुकसान देगी, ठीक है। तीसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सुरक्षा आधारित है, ठीक है। आपने ना एक चीज़ पढ़ी होगी उत्तराखंड में कुछ टाइम पे पहले, पिंक ड्राइवर वाली, पिंक कैब वाली अवधारणा भी पढ़ी होगी, जो महिलाओं को इधर, मतलब जो महिलाओं को उनके होम स्थल से गंतव्य स्थल तक, मतलब जो काम वाला स्थल है वहाँ तक पहुँचाने में मदद करती थी। तो वहाँ पर तो आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि भारत टैक्सी आपके लिए एक कैसा स्टार्टअप है, एक कैसा सहकारिता मॉडल है, ये आपको कैसा दिखता है। मतलब आने वाले, अगर 2030 में इन्होंने 1 लाख ड्राइवर बनाने की, 1 लाख गाड़ी जोड़ने
की बात करिए तो आपको लगता है कि ये सफल होगा या नहीं सफल होगा, सफल होगा तो कैसे सफल होगा, नहीं सफल होगा तो इसमें क्या कमियां हैं जो ये सफल नहीं होगा। ठीक है, जरा अपने विचार बताना मुझे, स्वतंत्र विचार हमेशा ही स्वागत योग्य होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड में है कि कुल मिलाकर भारत टैक्स गिग इकोनॉमी में काम करने वाले वर्गों के लिए एक शानदार और दूरगामी सोच वाली पहल है। हालांकि वर्तमान में यह कई तकनीकी और ढांचागत चुनौतियों का सामना कर रही है। यदि सरकार शुरुआत में आ रही तकनीकी गड़बड़ियां जो ऐप इंटरफेस है को सुधार ले, उचित मार्केटिंग करे और 20% पूंजी वाले मॉडल को ड्राइवरों को ठीक से समझाए तो यह योजना ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो यहाँ पर क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो मुझे पूर्ण तरीके से उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो भारत टैक्सी टॉपिक है ये भी पूर्ण तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो है भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक संबंध। ठीक है, जो भारत और कनाडा के बीच संबंध है वो लगातार अब क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवादों के बावजूद व्यापार, ठीक है, रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और नागरिक परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम सप्लाई को लेकर कई महत्वपूर्ण और दूरगामी समझौते हुए हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला है CEPA। CEPA क्या होता है, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्या है, समझौता है जो अपनी अंतिम स्थिति में है और इसकी किसने घोषणा करी है, तो भारत और कनाडा के बीच में हुआ है ये CEPA। ठीक है, जो घोषणा हुई है वो किस किस के बीच में हुई है, तो भारत और कनाडा के बीच में हुई है। क्या लक्ष्य रखा गया है, तो भारत और कनाडा के बीच किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। फिर डिफेंस डायलॉग, हाल ही में किस देश के साथ डिफेंस डायलॉग स्थापित किए जा रहे हैं, तो वो कनाडा के साथ किए जा रहे हैं। यूरेनियम सप्लाई और SMR, तो SMR क्या होता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है और फ्यूचरिस्टिक होते हैं ये। ठीक है, जो परमाणु ऊर्जा जरूरतें हैं हमारी, जो स्मॉल क्या है, मॉड्यूलर रिएक्टर हैं। देखो हमने कुछ दिन पहले ना एक न्यूज़ पढ़ी थी कि हरिद्वार में क्या लगेगा, अब परमाणु रिएक्टर लगने जा रहा है ना, हमने पढ़ा था ये हरिद्वार में क्या लगने जा रहा है, परमाणु रिएक्टर लगने जा रहा है। इससे पहले कहाँ पर लग रहा था, वो उधम सिंह नगर में लग रहा था। वहाँ पर क्यों नहीं लगा, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त तरीके से हमें क्या नहीं मिली, ज़मीन नहीं मिली। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचो, वो खतरनाक भी है, अगर मतलब ऐसा नहीं हो कभी, लेकिन अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तकनीकी गड़बड़ी आ जाती है, तो जो उसमें जो क्या होगा, जो उसका रेडिएशन होगा वो बहुत लंबे एरिया तक पहुंचता है। ठीक है, लेकिन उसी का समाधान क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है। ठीक है, एक वहीं लगा देते उधम सिंह नगर में, एक हरिद्वार में लगा देते स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, और इनकी जो लागत होती है वो जो बड़ा वाला जो परमाणु वो बनता है, रिएक्टर बनता है, उससे भी कम होती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो भारत ने अपनी परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हाल ही में किस देश के साथ लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई का समझौता किया है, तो कनाडा के साथ किया है। ठीक है, भारत भी लगातार क्या कर रहा है, अब चाइना पर निर्भरता को कम कर रहा है। मैंने पिछले किसी लेक्चर में आपको बताया था, किसी DNA में बताया था कि जो सबसे ज़्यादा सप्लाई लेता है भारत ऊर्जा की, विश्व में जो सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है ऊर्जा की, है ना, जैसे यूरेनियम हो गया, ये सारी चीज़ें होंगे, वो कौन करता है, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, वो चाइना करता है। तो भारत क्या कर रहा है, लगातार अपने को डाइवर्सिफाई कर रहा है, मतलब अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को एक देश पे क्या नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है, वो लगातार बढ़ा रहा है अपना, जैसे अभी हमने कनाडा के साथ कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें कुछ फैक्ट हैं, जैसे इस न्यूज़ में बताया गया था कि विश्व में 40% माइनिंग कंपनियां किस देश में लिस्टेड है, तो वो कहाँ पर है, कनाडा में है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आप अगर थोड़ा इसमें मेंस के एस्पेक्ट से देखें ना, तो आप इसमें GS पेपर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था से इसको रिलेट कर सकते हैं, और सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले है बायलैटरल रिलेशन, भारत की कूटनीतिक परिपक्वता, ठीक है, जो प्रेगमेटिक डिप्लोमेसी है का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विवादों, मतलब अभी हमने कुछ टाइम पहले हमारा किसके साथ विवाद चल रहा था, कनाडा के साथ विवाद चल रहा था, अलगावा चल रहा था, जैसे निज्जर हत्याकांड हो गया। ठीक है, खालिस्तानी मुद्दा हो गया। ठीक है, तो जो इनसे पहले क्या थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, वो क्या कर रहे थे कि भारत के संबंधों को लगातार क्या कर रहे थे, कमज़ोर कर रहे थे, भारत और कनाडा के संबंधों को क्या कर रहे थे, कमज़ोर कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमने क्या करा है, राष्ट्र हितों को प्राथमिकता दी है, भारत ने क्या करी है, राष्ट्र हितों को प्राथमिकता दी है। तो यही क्या कहलाती है, अपनी कूटनीतिक परिपक्वता, प्रेगमेटिक डिप्लोमेसी का क्या है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा है रक्षा सहयोग में, आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे समुद्री सुरक्षा और सैन्य आदान प्रदान में बढ़ावा के लिए भारत और कनाडा के बीच
बीच डिफेंस डायलॉग की भी स्थापना की घोषणा करी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा, दोनों देशों ने आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरपंथ को मानवता के लिए एक चुनौती मानते हुए क्या करा है, उसके खिलाफ साझा सहयोग पर सहमति जताई है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, भारत अपनी ज़रूरतों को एक सेंटर में नहीं लाना चाह रहा है, ठीक है, चाइना में नहीं लाना चाह रहा है। इसलिए भारत क्या कर रहा है, अपने सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और देशों के साथ डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को करने के लिए। ठीक है, अब आप ना, अगर आप करंट अफेयर को अच्छे से फॉलो करते होंगे तो कुछ टाइम पहले क्या कर रहा था, कनाडा क्या कर रहा था, चाइना के साथ क्या कर रहा था, अपने बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छे कर रहा था। ठीक है, अब हमको यहाँ पर एक एज ये मिला कि कनाडा क्या करता है, अमेरिका के साथ बिल्कुल बाउंड्री पे है। ठीक है, तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इन पे दबाव डाला कि अगर आपने चाइना के साथ ज़्यादा इंगेज किया, ठीक है, तो आप पे हम टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, तो फिर कनाडा को भी एक क्या ढूंढना पड़ा, एक ऐसा पार्टनर ढूंढना पड़ा जो कि क्या कर सके, इन टैरिफों से उन्हें बचा सके। तो उनको भी क्या मिला, भारत मिला। ठीक है, तो कुछ तरीके ऐसे भी, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में ना, कोई भी देश आपका मित्र नहीं है और कोई भी देश आपका शत्रु नहीं है। बस अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये जीएस पेपर 3 में भी आर्थिक और सामाजिक विकास, मतलब जो अपना क्या है, इकोनॉमी वाला क्या है पेपर है, वहाँ पर भी क्या करता है, कनेक्ट करता है कि आर्थिक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें दोनों देश CAPA मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द अंतिम रूप देने पर क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर व्यापार लक्ष्य और निवेश, दोनों देशों ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को कितना बनाने की बात करी है, तो $50 बिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा जताते हुए कनाडा ने पेंशन फंड ने भारत में $100 बिलियन का क्या करा है, निवेश करा है। तो ये भी अपना जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके नज़रिए से क्या है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, जो ये वाली है। ठीक, तो आप इसको क्या करते हैं, जीएस पेपर 3 में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब जीएस पेपर 3 में सीधे जो अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है, वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ऊर्जा सप्लाई की बात करें, अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए जो अपनी क्या है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है के क्षेत्र में लंबी अवधि के लिए जो यूरेनियम सप्लाई है, उसके साथ कनाडा के साथ भारत ने क्या करा है, एक ऐतिहासिक समझौता करा है। और ये आपके पेपर में 100% ये क्वेश्चन आने वाला है कि भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ यूरेनियम सप्लाई पर एक समझौता किया है, तो कनाडा के साथ किया है, इसको याद रखना। और जब भी ये मेंस में आएगा ना, तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक, अब नई तकनीक क्या है, तो दोनों देश अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR और एडवांस रिएक्टर्स पर मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्रिटिकल मिनरल की बात करें तो क्लीन टेक और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी मिनरल की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भी पैक्ट हुआ ही है। ठीक है, दुनिया की 40% माइनिंग कंपनियां कहाँ पर हैं, कनाडा में लिस्टेड है। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है कि क्रिटिकल मिनरल में कितने तत्व आते हैं, ये आपको मुझे कहाँ पर बताना है, कॉमेंट सेक्शन में बताना है। और ये आपके लिए क्या है, MCQ है। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक ढंग से समझ आ गया तो आप इस MCQ को क्या करें, अटेम्प्ट करें, और इसका आंसर कहाँ पर दें, कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, कहाँ पर दें, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक, अब जो अगली न्यूज़ है, अब अगली न्यूज़ किससे संबंधित है, ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एक तो जागरूकता के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो लॉसेंट ऑन्कोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि स्टडी मतलब ऑन्कोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं, कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो लैंसेंट ऑन्कोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक विश्व भर में ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में 1/3 से अधिक की वृद्धि का अनुमान है, जिसमें भारत में भी युवा महिलाओं के लिए इसका खतरा और मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है। देखो, हमने ना दो चीज़ों को हम बिल्कुल न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, एक हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी किस में होता है, महिलाओं में होता है, एक हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, ये दोनों रिपोर्टें आई हुई हैं, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट है, इन न्यूज़ है। ठीक है, तो आपको इसको ढंग से कवर करना है। आपके पास ये मेंस में 100% आ सकता है,
इवन इंटरव्यू में भी आपको ये 100% पूछा जा सकता है, और प्रीलिम्स में तो इससे न जाने कितनी बार क्वेश्चन आएंगे भी और आते भी रहेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रिपोर्ट का नाम क्या है, तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। क्या है रिपोर्ट का नाम? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एनालिसिस, जिसे हाल ही में द लांसेट ऑन्कोलॉजी द्वारा क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि भारत के संदर्भ में क्या है, तो 1990 के बाद भारत में ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मौतों में 74% की भारी वृद्धि हुई है। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप मातृ मृत्यु दर की बात करें, देखो वहाँ पर भी लगातार हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव वे में काम कर रहे हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर की बात हो गई। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत ने क्या कर दिया है, टीका कर दिया है स्टार्ट, ठीक है। HPV जो टीका है, ह्यूमन पिपिलोमा वायरस वाला जो टीका है, उसको कर दिया है। जरा मुझे उस वैक्सीन का नाम बताना जो इस टीके में लग रही है, जो उस वैक्सीन का नाम बताना, और कौन सा प्लेटफॉर्म है। जैसे कोविन था तो वैसे इसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, ठीक है। तो जरा वो कहाँ पर बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर जोखिम कारक भी है। अध्ययन में कैंसर के जोखिम कारकों की पहचान की गई है, जिसमें मुख्य रूप क्या है, धूम्रपान है, ठीक है, हाई ब्लड शुगर है और मोटापा है। देखो ओबेसिटी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके कैंसर को भी क्या करती है, ट्रिगर करती है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर है और धूम्रपान है, स्मोकिंग है, ठीक है। अब तो लगातार देखने को मिल रहा है लड़कियां भी खूब कर रही हैं, क्या, धूम्रपान कर रही हैं, ठीक है। मुझे लगता है कई बार ना ये जो स्वतंत्रता वाला शब्द है इसको लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर लिया है, ठीक है, समाज में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ज़रा बच के रहें। बदलता ट्रेंड भी दिखा रहा है कि भारत में अब कम उम्र जैसे 20 से 54 वर्ष की महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यह एक चिंताजनक क्या है, डेमोग्राफिक बदलाव है। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्या है, रिपोर्ट है। यहाँ पर आपने देखा है कि कितने % की वृद्धि हुई है ब्रेस्ट कैंसर के कारण, तो 74% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके कारक भी देखे हैं आपने कि स्मोकिंग है, हाई ब्लड शुगर है या मोटापा है, ओबेसिटी है। तो ये सारे के सारे क्या काम करते हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर के कारक हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको मेंस में कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है GS पेपर 3 में, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप इसको सीधे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप वहाँ पर क्या आता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में आता है, तो जो कैंसर होता है उसके कारण क्या हो सकते हैं, उसके रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, वहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा है GS पेपर 3 में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में भी, वहाँ पर भी बता सकते हैं कि बीमारियों के बढ़ते बोझ का स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ रहा है। इंसान मतलब कोई व्यक्ति है वो कितना रुपए ही कमाता है, और अगर उसको एक बड़ी बीमारी लग जाती है तो जो उसकी कमाई है कब वो उसी पे खर्च हो जाती है, ठीक है, ये पता भी नहीं चलता। तो हमने जो वो वाली अवधारणा पढ़ी थी ना, किसमें, टारगेट सॉरी प्रीलिम्स 360 सीरीज में, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक विकास इसीलिए जरूरी है, ठीक है, इसीलिए जरूरी है आर्थिक विकास। तो विकासशील देशों में लेट स्टेज डायग्नोसिस एक बड़ी समस्या है। लेट स्टेज डायग्नोसिस मतलब क्या होता है कि देरी से पहचान करना। कई बार हम क्या करते हैं कि हमें कोई बीमारी होती है, ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा उसका वो पता लगने लग जाता है कि हमारा शरीर यहाँ पर थोड़ा सा गलत काम कर रहा है, या हमको उतना एफिशिएंटली वो वर्क नहीं दे रहा है। तो हम उसको अपने घर के नुस्खे जो होते हैं हमारे, उसी में क्या करते हैं, हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कारक एक बड़ा कारक हो सकता है। अगर आपको अर्ली स्टेज डायग्नोसिस में पता चल जाता है कि ये दिक्कतें हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उसकी रोकथाम की जा सकती है, ठीक है। तो एक बढ़ता मतलब एक बहुत ही बड़ा चिंताजनक विषय है ये, ठीक है। और ये आप कहीं पर नोट डाउन करके लिख लो, कहाँ पर, किसी कॉपी में लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, या जिनको ये PDF मिल रही है खैर उनको तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बताया गया है कि जो विकासशील देश हैं वहाँ पर हमको हमेशा क्या मिलता है कि लेट स्टेज डायग्नोसिस करते हैं, तो वहाँ पर हमको समस्या बहुत देर में पता चलती है, ठीक है। तो वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ऐसे में भी आप जैसे भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य, बदलती जीवन शैली और बीमारियां, जब कुछ ऐसे आता है तो आप इस ब्रेस्ट कैंसर वाली रिपोर्ट का क्या कर सकते हैं, हवाला दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो एपिडेमोलॉजिकल ट्रांसमिशन, एपिडेमोलॉजिकल ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिकल और डेमोग्राफिक टर्म है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बीमारी के पैटर्न में बदलाव होना। अब देखो इसमें क्या होता है, एपिडेमोलॉजिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, देखो जो संक्रमण बीमारियां होती हैं ना, संक्रमण बीमारी में जो संक्रमक बीमारियां होती हैं वो कम मतलब वो क्या करती हैं,
जो संक्रामक बीमारियां होती हैं वो क्या करती हैं, उसमें जो मौतें होती हैं वो कम होती हैं, मतलब जो संक्रामक बीमारियों से मौतें होती हैं वो कम होती हैं। लेकिन जो लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं, अगर उसमें मौतें ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, एपिडेमोलॉजिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडेमोलॉजिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, शुगर क्या है इसका एक एग्जाम्पल, मतलब डायबिटीज़ एक क्या है एग्जाम्पल है, हार्ट अटैक क्या है इसका एक एग्जाम्पल है। तो एपिडेमोलॉजिकल ट्रांसमिशन, इस कीवर्ड को क्या करना, याद रखना। ठीक है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्या है टर्म है। तो इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका मतलब होता है कि बीमारियों के पैटर्न में बदलाव आना, यानी जब किसी देश में संक्रामक बीमारियां हैं, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, इससे जो मौतें हो रही है ना वो कम हो रही हैं। ठीक है, इससे जो मौतें हो रही हैं वो कम हो रही हैं, लेकिन क्या हो रही है, और जीवन शैली से जुड़ी जो गैर संचारी बीमारियां हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, डायबिटीज़ हो गया, अगर इनके मामले तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं, एपिडेमोलॉजिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन या ट्रांसमिशन, कुछ भी कह लो, ट्रांजिशन ही कह लो, ट्रांजिशन कहते हैं। भारत वर्तमान में एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है, जहाँ से संक्रामक और गैर संचारी दोनों तरह की बीमारियों में दोहरा बोझ का सामना करना पड़ रहा है। देखो, जब भी ऐसी चीज़ें होती है ना, सीधे सीधे हमारे आर्थिक गतिविधियों पर क्या पड़ती है, मार पड़ती है। आर्थिक गतिविधियों पर क्या पड़ती है, मार पड़ती है, मतलब हमारी आर्थिक गतिविधियां क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है, और किसी किसी परिवार में तो एक ही जना जो होता है वो कमाने वाला होता है, अगर उसी को ये बीमारियां हो जाएं तो पूरा ही परिवार क्या हो जाता है, फिर बैक स्टेज में आ जाता है, मतलब पीछे वाली सीट में बैठ जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सब कुछ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको क्या करना है, याद करने हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जैसा दूसरा टर्म है मोडिफेबल रिस्क फैक्टर। ठीक है, मोडिफेबल रिस्क फैक्टर, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या बताया गया कि 28% ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होता है, ये इसी की वजह से होता है। ये वे कारण हैं जिसमें इंसान अपनी जीवन शैली में बदलाव करके सुधार सकता है या ख़त्म कर सकते हैं, जैसे धूम्रपान, ठीक है, या मोटापा या ख़राब खान पान को ख़त्म करके हम क्या कर सकते हैं, इस रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये 28%, सोचो कम नहीं है, 28% बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर सरकार इससे रिलेटेड क्या क्या योजनाएं ला रही है, तो जैसे फिट इंडिया मूवमेंट हो गया, पोषण अभियान हो गया, ठीक है, पीएम पोषण योजना हो गई, जो बचपन में ही क्या दी जाती है, हमारे स्कूलों में दी जाती है, वो इंपॉर्टेंट है। तो सरकार को बीमारियों के इलाज से ज़्यादा मोडिफेबल रिस्क फैक्टर्स को कम करने वाली निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर निवेश करना चाहिए। मतलब जैसे अब सरकार लगातार कर भी तो रही थी, जो जिम वाले क्या होते हैं, सामान होते हैं, सरकार उसको कहाँ पर लगा रही थी, पार्कों में लगा रही थी। ठीक है, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या कर रही है सरकार, उन सब चीज़ों को लगाने की बात कर रही है। ठीक है, हमारे जो जितने भी आजकल मैं बता रहा था ना आपको, या हम डीएनए में पढ़ते ही हैं कि क्या होता है कि हम जो हमारा राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, वो लगातार बच्चों को क्या कर रहा है, खेल की ओर बढ़ने में प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है, नई नई तरीके की छात्रवृत्तियाँ दे रहा है। वो क्यों दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज़ को कम करने के लिए भी है। अगर आपकी जनसंख्या क्या है, हेल्थी है, ठीक है, तो वो देश को अल्टीमेट फायदा देगी। ठीक है, वो देश को क्या देगी, अल्टीमेट फायदा देगी। फिर तीसरा है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस स्टडी। यहाँ पर क्या, ये क्या है, तो ये क्या है कि यह दुनिया भर में बीमारियों, चोटों और जोखिम कारकों के कारण होने वाली मृत्यु दर और विकलांगता का आकलन करने वाला सबसे व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक क्या है, शोध कार्यक्रम है। तो जो जीबीडी है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से क्या बताता है कि भारत में कैंसर से होने वाली मौतों में भारी वृद्धि चिंता का एक विषय है। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर है सब नेशनल हेट्रोजेनिटी मतलब क्या होता है, एक ही देश के भीतर अलग अलग राज्यों या क्षेत्रों में बीमारी का प्रभाव या स्वास्थ्य के आंकड़े अलग अलग होना। जैसे केरल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार से बहुत अलग है, मतलब कुछ राज्यों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कुछ राज्यों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल ही डालमडोल है। तो वहाँ पर सीधे सीधे आप इसको कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में कर सकते हैं। और भारत में सब नेशनल हेट्रोजेनिटी को देखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में वन साइज फिट ऑल, सबके लिए एक जैसी नीति दृष्टिकोण काम नहीं करेगी, है ना, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट
नीतियाँ बनानी चाहिए। मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है, देखो जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे जो जोग्राफिकल वो हैं फिनोमिना है, जैसे कोई जो जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र में है, कोई मैदानी क्षेत्र में है, कोई भूमध्य रेखा के आसपास है, तो वहाँ पर बीमारी के कॉन्टेक्स्ट भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, कहीं पर लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर जो सेवा क्षेत्र वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की नीतियाँ बनाना क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एप्रोप्रिएट नीतियाँ बननी चाहिए, ना कि कैसे नीतियाँ बननी चाहिए वन साइज फिट्स ऑल, मतलब सबके लिए एक जैसी नीति वहाँ पर क्या नहीं करती है, काम नहीं करती है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, अपने ध्यान में रखनी है। फिर नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, ठीक है, ये क्या है, यह भारत में कैंसर के मामलों का डेटाबेस तैयार करने वाला प्रोग्राम है। यह रजिस्ट्री भारत को केवल 10% से 15% आबादी को ही क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, अब जब भी आपके पास, अब आप इसको कहाँ पर करेंगे, तो आप इसका उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं, तो डेटा की कमी, मतलब लैक ऑफ डेटा, मतलब हमारे पास क्या है, डेटा की कमी है। या साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, मतलब क्या करते हैं हम, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग नहीं करते हैं। ठीक है, और कैसे करेंगे, जब हमारे पास डेटा ही अच्छा नहीं होगा तो हम ऑब्वियस सी बात है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग नहीं कर पाएंगे। और जब भी हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग नहीं कर पाएंगे तो जो भी योजनाएं बनेंगी वो बहुत व्यापक स्तर पे लोगों को फायदा नहीं पहुंचा पाएंगी। ठीक है, व्यापक स्तर तो छोड़ो, वो छोटे चीज़ों में भी अपने को क्या नहीं कर पाएंगी, फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, समझ आया तो ये आपके पास क्या है, एक MCQ है, आपको इसका क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपके पास क्या है, ब्लड मून। ठीक है, ब्लड मून, ठीक, लाल चांद। मतलब हाल ही में एक पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ जिसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, ब्लड मून कहा जाता है। यह नैनीताल स्थित दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया। भारत में ऐसा अगला जो चंद्र ग्रहण है वो कब देखा जाएगा, 2028 में दिखाई देगा। ठीक है, कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, जैसे यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं कि जो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा, मतलब पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, पूर्णिमा का दिन होता है। तो अमावस्या किस दिन के अंदर, किस दिन होता है, जरा ये कमेंट सेक्शन में बताना। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब पृथ्वी क्या आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, ठीक है, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, ये आपके लिए है। आपको मुझे बताना है कि सूर्य ग्रहण में कौन सी स्थिति बनती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड मून क्या है, तो यह विशेष रूप से पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा को दिया जाने वाला एक नाम है। मतलब उस टाइम पे जो चंद्रमा का जो कलर होता है ना, वो कुछ ऐसा हो जाता है, बिल्कुल लाल रंग का। ठीक है, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं। हर साल 2 से 4 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से केवल 29% ही क्या होते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं। भारत में देखे जाने वाला अगला जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो कब देखा जाएगा, 2028 में देखा जाएगा। अब इस खबर में ना नैनीताल से चांद दिखने की बात है, तो आपको एरीज के बारे में पता होना चाहिए। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, यह नैनीताल की मनोरा पीक पर स्थित है और ऐसे खगोलीय घटनाओं के अध्ययन का देश का एक प्रमुख केंद्र है। देखो देवस्थल तो सभी को पता है, ठीक है, कि एरीज कहाँ पर है, तो देवस्थल में, सभी बता देते हैं। तो आपको अब क्या याद होना चाहिए कि स्पेसिफिक कहाँ पर है, मनोरा पीक में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप मेंस की बात करते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है GS पेपर 1 में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, GS पेपर 3 में कनेक्ट कर सकते हैं, और GS पेपर 5 में उत्तराखंड के भूगोल में भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे क्या होता है, जो इक्लिप्स है, ठीक है, ग्रहण की यांत्रिकी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति, यहाँ पर जैसे क्या वो चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया, आंशिक हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आप कहाँ देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, और आप मुझे भी बताएंगे, ठीक है, कि चंद्र ग्रहण में कौन सी स्थिति बनती है, सूर्य ग्रहण में कौन सी स्थिति बनती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। GS पेपर 3 में, ठीक है, सामान्य मतलब जो अपनी क्या है, जनरल साइंस है, ब्लड मून लाल क्यों दिखाई देता है, तो जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, स्कैटर होता है, मतलब फैलना, प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की रोशनी में मौजूद नीले और बैंगनी रंग, तो देखो इसमें क्या है, इसका कम तरंग दैर्ध्य होता है, को बिखेर देता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको फैला देता है, तो वायुमंडल को पार करके चंद्रमा की सतह पर पहुंचता है, इसलिए उसका रंग क्या दिखता है, लाल दिखता है। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है किसका, जनरल साइंस का। जब आप प्रकाश पढ़ते हैं ना, वहाँ पर प्रकीर्णन एक इम्पॉर्टेंट क्या पढ़ते हैं, प्रकीर्णन वाले टॉपिक को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको पर्यावरणीय महत्वपूर्ण भी है इसका, कि यह घटना
अध्ययन से मौसम और जलवायु के में होने वाले बदलाव को भी समझा जाता है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक एस्पेक्ट है मतलब इसमें। और इसमें बताया गया था कि कैसे तो नहीं बताया गया था, बट ये बताया गया था कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो अपना क्या है पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन में जो बदलाव होते हैं वो भी हम इसे समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और समझ आया है तो आपके पास ये क्या है, एक MCQ है। आपको क्या करना है, इसका MCQ का आंसर करना है। कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब जो अगली न्यूज़ है वो न्यूज़ क्या है, इंडिया रैंक्स सेकंड ग्लोबली फॉर ओवरवेट ओबेस चाइल्ड, मतलब जो मोटापे में हैं क्या, हम वहाँ पर कौन से नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर हैं। और पहले नंबर पर कौन है, तो चाइना है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है, चाइना है। दूसरे नंबर पर कौन है, अपना प्यारा भारत है। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारा भारत, भारत तो हमारा प्यारा ही है, पर एक कॉन्टेक्स्ट गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि न्यूज़ क्या है, तो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के रिपोर्ट के अनुसार बच्चों और किशोरों मतलब 5 से 19 वर्ष में मोटापा, ओबेसिटी और अधिक वजन के मामले में भारत चीन के बाद दुनिया में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपोर्ट क्या है, तो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 और जारी करने वाली संस्थान कौन है, तो वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन है। ठीक है, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन इसको क्या करती है, जारी करती है किस को, इस रिपोर्ट को। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग में क्या है, मोटापे में ग्रस्त बच्चों की संख्या में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा, पहला किसका है, चाइना का है। तो जो अपनी रिपोर्ट के अनुमान में 2040 तक भारत में लगभग 56 मिलियन बच्चे मोटापे या अधिक वजन के शिकार होंगे। ठीक है, बच्चों में मोटापे से जीवन में आगे चलकर उनको हाइपरटेंशन हो गया, हाइपर ग्लाइसीमिया हो गया, मतलब ब्लड शुगर का बढ़ना हो गया। ठीक है, कार्डियो वैस्कुलर मतलब जो हृदय संबंधी बीमारियां हैं उनका भी क्या हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी मोटापा होता है तो ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, मोटापा अपने साथ लेके आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप इसको कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, GS पेपर 3 में इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड हेल्थ सेक्टर में। तो सामाजिक विकास के तहत स्वास्थ्य का एक प्रमुख मुद्दा है। भारत में कुपोषण का दायरा अब सिर्फ अंडरवेट मतलब जो अल्प पोषण है वहाँ तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि ओवर न्यूट्रिशन, देखो ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओवर न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, मोटापा। मोटापा भी क्या है, गंभीर समस्या हो गई है अब भारत में। ठीक है, भारत अपने युवाओं का लाभ कैसे उठा सकता है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये आता ही आता है। ठीक है, कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वहाँ पर सीधे सीधे चुनौतियाँ आती हैं कि भारत अपने युवाओं का लाभ कैसे उठा सकता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बताई गई कि ये भारत के में जो युवा हैं उनके लिए क्या है, चुनौती है। ठीक है, कि अस्वस्थ युवा आबादी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, नुकसानदायक साबित हो सकती है। इवन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि वो अपनी निजी जिंदगी में भी क्या हो सकती है, एक नकारात्मक इम्पैक्ट डाल सकती है। ठीक है, फिर GS पेपर 3 में जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी में सीधे सीधे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिजीजेज हैं, जैसे हाई BP हो गया, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, जो हाई थायराइड बढ़ जाता है महिलाओं में वो हो गया, तो वहाँ पर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा। समझ आएगा तो ये आपके पास MCQ है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अब जो अगली न्यूज़ है, ठीक है, ये पूर्ण तरीके से कौन सी न्यूज़ है, मिडिल एशिया वाली न्यूज़ है। लेकिन देखो अब आपको ना अखबार में अगले 1 महीने तक ये पूरा मिडिल ईस्ट क्या रहेगा, हाईलाइटेड रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ें न छूट जाए। जैसे ये सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। जैसे ये ओबेसिटी वाला हो गया, ठीक है, ये फुल मूनर हो गया है ना, ब्लड मून हो गया। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या था अपने पास, ये था ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ठीक है, फिर इससे ऊपर क्या था, जो भारत और कनाडा के संबंध है वो हो गया। फिर जो भारत टैक्सी हो गया। तो ये न्यूज़ें छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट जो अब ये वाली न्यूज़ है, जो क्या है, जो मिडिल ईस्ट वाली न्यूज़ है, इसको हम थोड़ा एक एस्पेक्ट में समझते हैं। ठीक है, खाली हम इसको समझते हैं। जब ये खत्म होगी, जैसे अभी तक रशिया और यूक्रेन खत्म ही नहीं हुई, तो वहाँ से कौन सा अभी तक हमने एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखे, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ऑपरेशन हो गए वो इंपॉर्टेंट हो गया, भारत के द्वारा चलाए गए कुछ ऑपरेशन हो गए अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, अमेरिका ने ईरान पर की गई कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। मतलब जो भी एग्रेशन अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान पे कर रहा है, तो उसका नाम क्या है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, वो किसके अंडर में कर रहा है, तो एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के अंडर में कर रहा है। ठीक है, दूसरी पार्टी आ जाती है यहाँ पर इजराइल। इजराइल का कौन सा क्या है, ईरान के खिलाफ जो भी हमले कर रहा है वो कौन से ऑपरेशन के अंडर में कर रहा है, तो ऑपरेशन रोअर ऑफ द लॉयन, जो रोर ऑफ द लॉयन है। ठीक है, ऑपरेशन रोर ऑफ द लॉयन के तहत क्या कर रहा है, इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा है।
अब ईरान और इजराइल और अमेरिका पर जो वापस अटैक कर रहा है, ईरान कर रहा है, वो कौन से ऑपरेशन के तहत कर रहा है? तो फतेह ए खैबर के तहत कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, प्रीलिम्स वाले एस्पेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, अब मेंस वाले एस्पेक्ट में क्या हो सकता है? अब देखो, ठीक है, कुछ चीज़ें ना हम बहुत टाइम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या है? स्टेट ऑफ हार्मूज है। ठीक है, आपको मैं पूछता हूँ स्टेट ऑफ हार्मूज किन 2 देशों के बीच में है? जरा कमेंट सेक्शन में बताना स्टेट ऑफ हार्मूज किन 2 देशों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर है अपना ओमान है, यहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है। ठीक है, अब देखो जो ये वाले सारी कंट्रीज़ है ना, यहाँ से और यहाँ तक, सॉरी ये यमन तो नहीं है, पर यहाँ से यहाँ तक जो कंट्रीज़ है ना, ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। मतलब यहाँ पर अमेरिका के मिलिट्री बेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, अमेरिका के रडार सिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं भाई? ईरान में तख्ता पलट करना चाहते हैं। ठीक है, ईरान में सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है अपना इजराइल, अपना तो क्या है, खैर इजराइल यहाँ पर है। ठीक है, इजराइल है यहाँ पर। अब अमेरिका और अमेरिका क्या करता है? इजराइल का सपोर्ट करता है। ठीक है, अमेरिका क्या करता है? इजराइल का सपोर्ट करता है, और इसी सपोर्ट के अंडर में क्या कर रहा है? ये इस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, ये इस पर क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। वैसे आप पढ़ चुके होंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, बट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो मेंस के एस्पेक्ट्स है, यहाँ से क्या होता है? स्टेट ऑफ हार्मूज से अपना जो तेल है, ठीक है, जो यहाँ से जो इन देशों का तेल है, वो कहाँ पर आता है? अपने भारत में आता है। तो भारत के पास क्या है? ऊर्जा संकट हो सकती है, ऊर्जा संकट हो सकती है, लेकिन इसके लिए क्या कर रहा है भारत? लगातार और देशों की मदद ले ही रहा है। ठीक है, भारत ने अमेरिका के साथ कर ही दिया है अपना ऑयल का वो सारा। ठीक है, रशिया से हम ऑयल परचेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पर देखो ना, यहाँ पर मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ना हो, बट इसको ध्यान से सुनना, जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अभी देखो जैसे ना तेल के दाम बढ़ जाएंगे, माना यहाँ पर चोक हो गया, ये स्टेट ऑफ हार्मोज बंद हो गया। ठीक है, तेल के दाम बढ़ गए, तो क्या होगा कि जो भारत की कंपनियां हैं, जो भारत की सरकारी कंपनियां हैं, वो जो तेल लेती हैं, ठीक है, वो तेल लेती हैं, ठीक है, जिस भी देश से लेती हैं, वहाँ पर क्या होता है? यही नुकसान झेलती हैं, यही प्रॉफिट कमाती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ। हमने रशिया से तेल लिया, हमने सस्ती दरों से रशिया से तेल लिया। ठीक है, सस्ती दरों से क्या कर रहा है? रशिया से तेल लिया। ठीक है, भारत की कंपनियों ने यहाँ से तेल लिया। ठीक है, भारत की कंपनियों ने तेल लिया। ठीक है, लेकिन भारत के मार्केट में तेल की कीमतें लगभग कुछ टाइम से 100 के आसपास ही जुड़ रही है। मतलब पेट्रोल की कीमत लगभग 100 है। इसमें इतना कमी नहीं आती कि मतलब ड्रास्टिकली चेंज आ गया कि हमने भाई रशिया से बहुत सस्ता तेल लिया तो अब तेल 50 रुपये लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो इस टाइम पे क्या करती है भारत की सरकारी कंपनियां? मुनाफा कमाती हैं। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करती है? अपने को और मुनाफा में कमाती है, मतलब मुनाफे में इंक्रीज करती है। अब जैसे स्टेट ऑफ हार्मोज चोक हो गया, ठीक है, अब क्या होगा? तेल महंगा होगा। अब तेल क्या हो जाएगा? यहाँ पर महंगा हो जाएगा। अब जैसे ही तेल महंगा होगा तो सरकार क्या करेगी? तेल लेगी, महंगा तेल लेगी, लेकिन जो भारत के मार्केट में जो तेल की कीमतें होंगी वो ड्रास्टिकली बढ़ेंगी नहीं। मतलब अभी 100 रुपये है तो ऐसा नहीं होगा कि वो 200-400 रुपये लीटर हो जाएगा तेल, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना देखने को मिलेगा? +5, मतलब क्या 105 ही हो जाएगा लीटर तेल। इससे महंगा तो नहीं होगा ना, इससे महंगा होगा भी नहीं, 105 होगा, 110 होगा। तो क्या होता है, भारत ने एक बहुत अच्छी यहाँ पर रणनीति खेली है कि जब तेल सस्ता होगा तो भारत की सरकारी कंपनियाँ क्या कमाएंगी? तेल में मुनाफा कमाएंगी। और जब तेल महंगा होगा तो सरकारी कंपनियां क्या करेंगी? उसे झेलेंगी भी। तो ये क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगी चीज़ों को। क्या कर देंगे? ये एक बैलेंस की स्थिति आ जाएगी, और जैसे बैलेंस की स्थिति आएगी तो वो आम नागरिकों पर उसका इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, एक एस्पेक्ट ये भी है सोचने का, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो बाकी तो आपको यहाँ पर सब पता ही है कि ये जो गल्फ ऑफ ओमान है, इधर पर्शियन गल्फ, इसको कौन जोड़ता है? स्टेट ऑफ हार्मोज जोड़ता है, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर भाई साहब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी क्या चल रही है? लगातार टेंशन देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि पाकिस्तान ने कौन से ऑपरेशन के तहत अफगानिस्तान पर हमला करा और अफगानिस्तान ने कौन से ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान पर हमला करा। कुल मिला के पाकिस्तान के जो सोल्जर है उनको कैप्चर कर दिया। ठीक, तो मुझे लगता है कि आगे जो फर्दर डेवलपमेंट होगी कुछ ऐसा बहुत
इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल आ गया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ नई सी खबर आ गई, तो मैं ज़रूर उन खबरों को भी यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा। बट जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मतलब ये जो अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, ठीक है, इस चक्कर में कहीं हमारे इंपॉर्टेंट खबरें ना छूट जाए, हम इस पे भी ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ये जो आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस है, जिसमें 1 2 3 4 तारीख की इंपॉर्टेंट न्यूज़ें हैं, समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, ठीक है। और जो 6 तारीख है, जो मतलब आज है, और जो 7 तारीख है, इसकी न्यूज़ हम कल ही को करेंगे, ठीक है। 7 तारीख को ही क्या करेंगे, इसको करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर बड़ा ही लंबा हो सकता था, इस वजह से मैंने क्या करा है, इसको छोटा रखने की कोशिश करी है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।